तो मैंने आपको इलास्टिसिटी के 2 लेक्चर कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। पहले में बेसिक पार्ट था, दूसरे में आपका स्ट्रेस तक हो गया था, डिस्टेंस का लास्ट हमने एक्सप्लेन किया हुआ था, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को ये देनी थी कि जो पेपर हो रहे हैं संडे को, उसमें 25-30 लोग, ओनली 20 to 30 स्टूडेंट्स ही पेपर दे रहे हैं, बाकी लोग पेपर नहीं दे रहे हैं। उसका मुझे रीज़न चाहिए क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीक से पेपर टाइम जो भी हम बताएंगे आपको, या जो भी आपको ऊपर से आएगा, आपको उसी टाइम ड्यूरेशन में ही पेपर देंगे। ये नहीं कि पेपर अगर 9 बजे है तो आप रात 9 बजे पेपर दे रहे हो, पेपर 9 बजे आप शाम 6 बजे पेपर दे रहे हो, ऐसा नेक्स्ट टाइम से नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ फिर आपको इंडिविजुअल फ़ोन जाने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी थी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम स्ट्रेन को ही लेकर चलेंगे पहले, क्योंकि स्ट्रेन को कराते हैं। कल संडे, कल छुट्टी थी, कल पेपर भी था आपका, ठीक है। चलिए स्ट्रेन देखते हैं, ठीक है। स्ट्रेन हमने आपको बताया था दुनिया का सबसे बड़ा सच। दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या होता है? जहाँ पर स्ट्रेस है वहाँ पर स्ट्रेन होगा, जहाँ पर स्ट्रेस नहीं है वहाँ पर स्ट्रेन नहीं होगा। यही बताया था आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, स्ट्रेन का मतलब क्या हो गया? स्ट्रेन का मतलब होता है इट्स रेशियो बिटवीन चेंज ऑफ डायमेंशन of the object with respect to original dimension of the object, ओके, ठीक है। तो अगर हम इसका फॉर्मूला बोले तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा स्ट्रेन इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ डायमेंशन with respect to original dimension, okay। ये हो गई भाई। इट हैज नो डायमेंशन, इट हैज नो यूनिट नहीं होता, दैट डायमेंशन है भाई। मान लो लेंथ एल है तो चेंज इन लेंथ एल, एल की यूनिट मीटर, मीटर अपॉन मीटर कैंसिल हो गया, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी स्ट्रेन, ठीक है। याद रखिए, ये मैं आपको सैटरडे को बता चुका था। इसकी टाइप देख लेते हैं। देयर आर 3 टाइप्स, ओके। पहला है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, दूसरा है वॉल्यूम स्ट्रेन, ओके। तीसरा है शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी भाई। ये लॉन्गिट्यूडनल हम पढ़ ही चुके हैं, बस स्ट्रेस की जगह स्ट्रेन आ गया। वॉल्यूम पढ़ ही चुके हैं, ये पढ़ ही चुके हैं। जल्दी से नोट करिए 1 मिनट के अंदर, जल्दी, फिर आगे एक्सप्लेन करते हैं। जल्दी डू फास्ट बच्चा लोग, ओके। चलिए नोट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं, अभी हम रफ करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ, पहला टाइप है हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, लॉन्गिट्यूडिनल अगर हम स्ट्रेन की बात करें तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को हम डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। देखिए, ये हमारे पास कोई सपोर्ट है, कोई वायर है या कोई रॉड है, ठीक है। लेंथ है एल, ओके। हमने इस पर लगाया फोर्स, फोर्स लगाएंगे तो इस वायर में कुछ चेंजमेंट होगा भाई, ठीक है। ये देखिए, ये तो होगी इसकी ओरिजिनल लेंथ,
और ये क्या हो गया आपका, चेंज हो गया। देखो अगर हम टोटल लेंथ की बात करें तो हमने टोटल लेंथ को कंसीडर कर लिया एल नॉट, ये हमारे पास टोटल लेंथ हो गया। ठीक है, अब देखो फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का अगर हम फार्मूला लिखें तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या था, बेसिक फार्मूला चेंज ऑफ डायमेंशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल। तो चेंज ऑफ डायमेंशन हमारे पास क्या है, डेल्टा है, क्योंकि चेंज लेंथ है ये हमारे पास, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल, ओरिजिनल क्या है, एल है। अब देख लो भाई, चाहो तो आप इसकी डायरेक्ट डिफिनेशन लिख सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, मैंने डिफिनेशन ही लिखा है, डायरेक्ट आप सिंपल सा है, चेंज ऑफ लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सिंपल सा है भाई, कोई दिक्कत, याद रखिएगा लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द लेंथ, अकॉर्डिंग टू द लेंथ। ठीक है, या लेंथ के अकॉर्डिंग इलोंगेट होना या लेंथ के अकॉर्डिंग कंप्रेस होना, वही हमारे लिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बनाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। इसके नेक्स्ट था हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन को भी डायग्राम के मीडियम समझते हैं। ये हमारे पास कोई क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये है क्यूबिकल ऑब्जेक्ट, इसका वॉल्यूम है v। ठीक, हमने इस पर चारों तरफ से डिफॉर्मिंग फोर्स लगा या प्रेशर इंपैक्ट कर लिया भाई, चलो प्रेशर इनटू एरिया इज नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, चारों तरफ से मैंने बताया था ऐसे नहीं लगाना, हमारे पास दो ही हाथ हैं, अब क्या करें, दो हाथ उधार लो। ठीक है, ये ठाकुर वाला नहीं, दो हाथ मुझे दे दे, तो उसी से बोलो भाई दो हाथ मुझे दे दे, तो ये दो हाथ, ये दो हाथ, कितने हो गए, चार हाथ। मतलब आपने क्यूबिकल बॉडी पर चारों तरफ से प्रेशर लगा दिया। जब आप क्यूबिकल बॉडी पर चारों तरफ से आप प्रेशर इंपैक्ट करोगे तो इस क्यूबिकल बॉडी के डायमेंशन में वॉल्यूम में कुछ चेंजमेंट आएगा। ठीक है, डायमेंशन में चेंजमेंट आए तो वॉल्यूम में, तो हमारे पास क्यूबिकल बॉडी का वॉल्यूम पहले v था, अब हमारे पास डेल्टा v बन गया। ठीक है, मतलब पहले v था, डेल्टा v बन गया। तो वॉल्यूम स्ट्रेन की अगर हम बात करेंगे तो वॉल्यूम स्ट्रेन बच्चा क्या बनेगा, क्या बनेगा, चेंज डेल्टा v ओरिजिनल अपॉन में v। एक चीज और सबसे बड़ी बात, जब कोई किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमेंशन घटता है, यहाँ पर बढ़ रहा था, लेंथ बढ़ रही ना, यहाँ पर वॉल्यूम कम हो रहा है। देखो ये पहले इतना बड़ा था, कंप्रेस कर दे तो ये v बना कि नहीं बना। जब कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम या डायमेंशन घटता है उसमें हमेशा माइनस साइन लेकर चलते हैं, याद रखिएगा। ये घट रहा है इसलिए, अगर ये बढ़ गया, नहीं आपने कहा नहीं सर हम कंप्रेस नहीं, हम इसको इलोंगेट करेंगे, तो फिर चारों तरफ से खींचो उसको, तो ये बढ़ जाएगा, जब बढ़ जाए तो यहाँ माइनस हट जाएगा, प्लस हो जाएगा। कल फार्मूले में माइनस यूज करते हैं, याद रखिएगा समझने के लिए, बाकी आप आंसर में माइनस नहीं लिखेंगे। ओके, जल्दी से नोट करिए, जल्दी 1 मिनट के अंदर नोट करिए फटाफट, लवकर लवकर नोट करा सगळा समान सा। अच्छे से नोट्स कंप्लीट करिए आप लोग। ओके चलिए, नोट हो गया होगा, बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग आते हैं शेयरिंग। चलिए भाई आ जाते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। ओके चलिए, शेयरिंग स्ट्रेन की बात करते हैं हम। ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है। शेयरिंग स्ट्रेन हमने आपको बताया था, कोई ऑब्जेक्ट है उसको हमें वन साइड फिक्स्ड करना, वन साइड फिक्स्ड करने पर ही कंडीशन बनेगी। अगर आपने वन साइड फिक्स नहीं किया और आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दिया, वो ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हो जाएगा, मतलब वो ऑब्जेक्ट अपना डिस्प्लेसमेंट चेंज कर देगा। अगर ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस चेंज कर दिया, ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया, तो वो हमारे लिए इलास्टिक प्रॉपर्टी में नहीं रहा, वो हमारे लिए एनएलएम में हम लोग पहुँचे।
तो वन साइड फिक्स करना है, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम पर बताया था। ये ऑब्जेक्ट है, वन साइड फिक्स कर दिया हमने। इस पर कौन सा फोर्स लगा रहे भाई, टेंजेंशियल फोर्स। कौन सा, टेंजेंशियल। तो जैसे हम टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से क्या होगा, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। तो ये हमारे लिए क्या बनाएगा, शेयरिंग की कंडीशन बनाएगा। ठीक है, चलिए अब वन साइड फिक्स कर दिए। अब हमने इधर पर लगाया फोर्स। कौन सा फोर्स भाई, डिफॉर्मिंग फोर्स। कैसा डिफॉर्मिंग फोर्स, टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स। तो ये जो हमने इसके सरफेस पर हमने फोर्स लगाया, क्योंकि हमें मैक्सिमम शेयर करना, मिनिमम शेयर करने के लिए कभी हम डिफॉर्मिंग फोर्स टेंजेंशियल नहीं लगा, फिर हम इधर से भी ऐसे लगा सकते, ऐसे भी लगा सकते, ऐसे भी लगा सकते, लेकिन हमें कैसा लगाना है, टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाना। तो जैसे हमने फोर्स लगाया, अब ये क्या करेगा, अपनी डिस्प्लेस होगा। तो डिस्प्लेस होने पर ये कुछ ऐसा हो जाए, तो यहाँ पर एंगल थीटा, यहाँ पर एंगल थीटा, डिस्प्लेस हो गया भाई। चलिए, तो डिस्प्लेस हुआ तो हमने डिस्प्लेस पे ओरिजिनल हमारे पास है एक्स और कितना डिस्प्लेस हो गया, डेल्टा एक्स। समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, पहले तो एक्स था, जब हमने डिस्प्लेस नहीं किया था तो हमारे पास एक्स था, लेकिन जैसे हमने टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो कुछ डिस्प्लेस हुआ तो डेल्टा एक्स हो गया। ठीक है, तो शेयरिंग स्ट्रेन के लिए फार्मूला लिख लेंगे। तो शेयरिंग स्ट्रेन का फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, चेंज ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल। नोट करिए फटाक से इसको। ठीक है, ये आपका शेयरिंग स्ट्रेन हो गया। ठीक है, जल्दी नोट करिए, समझ में आ रहा है, जा तो नहीं रहा, आराम से चलना है। ठीक है, ओके, नोट्स जरूर कंप्लीट करते रहिए और प्रॉपर नोट सभी के मेंटेन होने चाहिए। ओके, नोट हो गया होगा, छोटा सा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। अब हम आ गए हुक्स लॉ, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हुक्स लॉ। बेसिकली अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो तो मैंने हुक्स लॉ आपको एसएचएम में पढ़ाया था। एसएचएम में हमने स्प्रिंग लिया था, वहीं पर ही बताया था, और वहाँ पर ये भी बताया था कि हुक्स लॉ को ब्रीफली हम लोग इलास्टिसिटी में पढ़ेंगे, क्योंकि स्प्रिंग में इलास्टिक प्रॉपर्टी है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो हुक्स लॉ वही है। ठीक है, हुक्स ने सिंपल सा लॉ दिया, उसको बहुत आराम से समझेंगे। ठीक है, डायग्राम के मीडियम से। ठीक है, हमने क्या किया, अगर हम आपको बोले बेस्ट, क्योंकि हम प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड पढ़ रहे हैं, और अगर आपसे पूछा जाए प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के अकॉर्डिंग बेस्ट एग्जाम्पल सॉलिड का कौन सा होगा, हमने आपको पहले बताया है क्या होगा, स्टील होगा। क्यों, क्योंकि स्टील में इलास्टिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। आपको एक बात और भी बता दें, जो भी एस्ट्रोनॉट होते हैं वो स्पेस में जब भी ट्रेवल करते हैं, स्पेस में जब भी वॉक करते हैं, तो हमेशा स्टील वायर का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी ज़्यादा रहती है। ठीक है, अगर वो स्टील वायर का यूज़ ना करके आयरन और अदर वायर का यूज़ करेंगे, तो क्योंकि स्पेस में कंप्रेशन ज़्यादा है, स्पेस में प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर है नहीं, तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, तो जिस रीजन से वो ब्रेक होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, इसलिए स्टील वायर का यूज़ किया जाता है। तो बेस्ट एग्जाम्पल इन इलास्टिसिटी में कौन सा मेटल, कौन सा सॉलिड अच्छा है मेटल के अकॉर्डिंग, तो हमारे लिए स्टील वायर या स्टील का कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी ज़्यादा हो। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, हमने कॉर्नर पर हमने स्टील वायर को अटैच करा दिया, स्टील वायर को अटैच करा के हमने उसको खींचा, समझ रहे हैं ना, स्टील वायर को हमने अटैच करा दिया, स्टील वायर को अटैच करा दिया, और स्टील वायर को अटैच कराकर हमने खींचा। ये तो हमारे पास अभी तो अटैच है। ठीक है, ये तो ये हो गया ए ओ, ये हो गया ए, ये इनिशियल स्टेज है स्टील वायर में। अब हमने थोड़ा फोर्स लगाया, कौन सा फोर्स, डिफॉर्मिंग, हमने खींचा, खींचने पर ये स्टील वायर कुछ डिफॉर्म हो, ये बी पॉइंट पर पहुंच गया भाई, ये ए था, ये बी था, हमने बी पॉइंट पर छोड़ दिया, स्टील वायर वापस अपनी जगह पर जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ठीक है, ओके, अब हमने क्या किया, चलो थोड़ा और फोर्स लगाते हैं, खाना खा लिया, पेट भर गया, एनर्जी आ गई, चलो अब और फोर्स, हमने और पकड़ा और फोर्स लगाया, जैसे और फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, अब ये बी पर तो गया, लेकिन बी से वापस कहां पर पहुंच गई, ये सी पर पहुंच गया। क्या ये सी पर अब हमने छोड़, चलो लॉ छोड़ दें, क्या सी पर छोड़ने पर क्या अब ये वापस ए पर पहुंचेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि स्टील वायर क्या हो गया, डिफॉर्म्ड हो गया। हमने आपको बताया था
किसी ऑब्जेक्ट पर हम उतना ही डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे जब तक उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी रहे। अगर हमने ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दिया तो ऑब्जेक्ट में इलास्टिक प्रॉपर्टी खत्म, प्लास्टिसिटी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि वो डिफॉर्म्ड हो गया, मतलब अब उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं रही। समझे? आपका हाथ है, खींचा, वापस अपनी जगह, बहुत ज्यादा खींच दिया, हाथ रहा ही नहीं। समझे? हाथ किसी दूसरे के पास चला। तो वही है इसमें। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने चलो सी तक पहुंच गए, अब थोड़ा हम और बताएंगे। थोड़ा हमने और डिफॉर्मिंग फोर्स लगा, अब हम पहुंच गए डी पर। मतलब अब यहाँ से ये जो वायर था वो पतला होने लग गया। जब किसी भी चीज को खींचेंगे वो पतला होने लगेगा कि नहीं? तो पतला होने लग गया। ठीक है, जैसे पतला हो गया फिर हमने और फोर्स लगा दिया तो और पतला हो गया। ठीक है, अब हमने और डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो वो वायर क्या हो गया? ब्रेक हो गया। ठीक है, वायर एफ पॉइंट पर आकर ब्रेक हो गया। तो यहां पर आपको क्या देखने को चीजें मिली उसको देखो। ये हमारे पास स्ट्रेन क्योंकि बढ़ रहा है, देखो स्ट्रेन में क्या होता है? बढ़ना होता है। और ये हमारे पास स्ट्रेस, और ये जो मेन कंडीशन बन रही है ये कहां से कहां तक बन रही है हमारे पास? स्ट्रेस और स्ट्रेन। हमारे पास कंडीशन स्ट्रेस और स्ट्रेन ए और बी के लिए बन रही है। क्यों? क्यों? क्योंकि सी पर पहुंचने के बाद वायर वापस अपने ओरिजिनल डायमेंशन को रिगेन नहीं कर रहा, लेकिन बी पर पहुंचने पर वायर अपने ओरिजिनल डायमेंशन को रिगेन कर रहा है। मतलब ए और बी के लिए हमारी कंडीशन बन रही है। बाकी हमने इसलिए बता दिया कि वायर, भाई इलास्टिसिटी के बाद कौन सी कंडीशन आती है? तो इलास्टिसिटी के बाद कौन सी कंडीशन आ गई? इलास्टिसिटी के बाद डिफॉर्मिंग प्लास्टिसिटी बन गया, उसके बाद आपका टेंसाइल बन गया, उसके बाद आपका डक्टाइल बन गया, उसके बाद आपका क्या बन गया? ये ब्रेकिंग की कंडीशन बन गई। भाई ब्रेक हो गया। समझे या नहीं समझे? ठीक है, ओके। अब यहीं पर हम कंडीशन पढ़े। तो हुक्स लॉ ने क्या बताया? हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ क्योंकि हुक्स लॉ है। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, ओके, stress is directly proportional to strain। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? स्ट्रेन। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल हटेगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू ई स्ट्रेन। ठीक है, ओके। तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। क्लियर हो गया भाई? ये है। और ई हमारे लिए ई इज इक्वल टू क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये हमारे लिए कंडीशन होती है। ठीक है, तो हुक्स ने क्या बताया? हमें पहले से ही पता था। क्या पता था भाई? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जहां पर स्ट्रेस होगा वहीं पर ही स्ट्रेन होगा, जहां पर स्ट्रेस नहीं वहां पर स्ट्रेन नहीं है। तो वो हमने आपको कंडीशन बता दी। ये डिफॉर्म प्लास्टिसिटी, ये क्या होगा? टेंसाइल, उसके बाद डक्टाइल क्योंकि पतला होता चला जा रहा है, उसके बाद ब्रेकिंग। याद रखो, मैं लिख दे रहा हूँ नहीं तो आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है? प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, ओके। ये हमारे लिए क्या है? ये वाला मैं एरो बना रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे लिए क्या हो गया? टेंसाइल हो गया। ठीक है, ये हमारे लिए क्या हो गया? डक्टाइल हो गया। ये हमारे लिए क्या हो गया? ब्रेकिंग हो गया। ओके, ये चीज याद रखिए। तो इसको बना लीजिए जल्दी से, फिर आगे इसके टाइप्स में चलते हैं। अब यहाँ से जो टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग ने सब बेसिक पढ़ा है, अब हुक्स लॉ से रिलेटेड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो टाइप पढ़ेंगे उसी से ही क्वेश्चन बनेंगे। याद रखिए, उसी से ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको बनाइए, नोट करिए जल्दी से, जल्दी जल्दी इस डायग्राम को, ग्राफ को अच्छे से मेंटेन करिएगा। ठीक है, जल्दी। नोट हो गया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नोट हो गया? पक्का? ओके, चलिए टाइप से बनाते हैं।
चलो देखते हैं। इसके बाद टाइप्स 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 ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, जनरली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहला आता है यंग मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, ठीक है। उसके बाद आता है, इसको वाई से डिनोट करते हैं। इसके बाद आता है आपका बल्क मॉडुलस, इसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक इसका सब टॉपिक होता है, ठीक है, इसका सब टाइप्स, ठीक है। एक इसका सब टाइप होता है, उसको हम लोग कहते हैं बल्क मॉडुलस, कंप्रेस एबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ओके। नोट करिए इसका छोटा सा सब टॉपिक, बल्क मॉडुलस, कंप्रेसिबिलिटी, नोट हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग यंग मॉडल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, यंग मॉडल्स। यंग्स मॉडल्स, ठीक है। थॉमस यंग है ये साइंटिस्ट जिन्होंने इस रूल को दिया था। इसके बारे में आप पढ़ चुके हो, कहाँ पढ़े वो भी मैं बता रहा हूँ। आप लोगों ने वेव ऑप्टिक्स अगर पढ़ा है तो वेव ऑप्टिक्स में आप लोगों ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, तो वो यही थे, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं यंग मॉडल्स। यंग मॉडल्स सिंपल सा, वेरी सिंपल। यंग को हम वाई से डिनोट करते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन डायरेक्ट लिख सकते हो, रेशियो ऑफ, क्योंकि स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन है तो ये लेंथ के अकॉर्डिंग होगा, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ओके। ये हमारे लिए फार्मूला, बेसिक फार्मूला। अगर आप यहाँ से इसका वो डिफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस विथ रिस्पेक्ट टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये हमारे लिए क्या बन गया, यंग मॉडल्स। अब इसका डायग्राम बता चुके हैं, बार बार एक ही डायग्राम चल रहा है, कोई नया डायग्राम नहीं है। लेंथ के अकॉर्डिंग है, ये है लेंथ, ठीक है। हमने लगाया फोर्स F, तो एरिया इसका था A, लेंथ थी इसकी L, हमने 4 लगा दिया। डिफॉर्म्ड होगा, जैसे डिफॉर्म्ड होगा तो इसकी लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है, लेंथ इसकी बढ़ गई भाई, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो तो इसकी लेंथ थी L, लेंथ कितनी बढ़ गई, डेल्टा L, ओके। अब इसका एरिया तो A था, लेकिन जब कोई भी चीज बढ़े तो एरिया घट जाए, तो डेल्टा A। समझ में आया कि नहीं है भाई, ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम इसके और भी फॉर्मूले देख लेते हैं। तो यंग मॉडुलस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, स्ट्रेस का आपको याद होगा फॉर्मूला बताया था F/A, तो हमने रखा F/A, ओके। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल, एक ही फॉर्मूला बन गया, ठीक है। फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो mg L बाय एरिया को क्या लिख सकते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि वायर का भैया कट करोगे तो ये सर्कल बनता है, तो उसी क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। तो क्या निकल कर आ जाएगा, पाई r² डेल्टा L, ठीक है। ये हमारे लिए क्या बन गया, ये हमारे लिए बन गया यंग मॉडुलस, ठीक है। अब अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट लेंथ की मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। फोर्स की बात करें तो न्यूटन, इसकी बात करें तो पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फिर से वही यूनिट आ गई, क्योंकि इसमें आप एक ही यूनिट बार बार पढ़ोगे, कहीं पर यूनिट चेंज के लिए एक जगह यूनिट चेंज होती है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो यह मॉडल आपको समझ में आ गया,
ठीक है। यंग मॉडुलस क्या है? रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ओके, क्लियर हो गया? अब देखिए आगे, तो यहाँ पर y इक्वल टू फार्मूला ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन फार्मूला क्या होता है? चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल। तो f की जगह पर हम क्या रखेंगे? mg, क्योंकि हमें मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एरिया पाई स्क्वायर होगा तो पाई स्क्वायर डेल्टा लिया हमने, रख लिया। क्लियर हो गया? अब देखो इसका डायग्राम बना लिया हमने, एक वायर ले लिया, वायर पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। जैसे वायर पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? लेंथ बढ़ेगी, ठीक है। लेंथ बढ़ गई, पहले एल थी, बढ़ने पर क्या होगी? डेल्टा एल होगी। तो जब एरिया था तो ए था, लेकिन जब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? एरिया कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो डेल्टा एल हो जाएगा। समझ में आ गया? जल्दी से इसको नोट करिए, लॉन्गिट्यूडिनल यंग मॉडुलस, जल्दी, क्योंकि इसी से ही रिलेटेड हम लोगों को क्वेश्चन करने और इसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। यंग मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। लेकिन बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपसे यंग मॉडुलस से ही पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आएंगे यंग मॉडुलस से ही आएंगे। तो इसलिए आपको इसको पढ़ के चलना। और यंग मॉडुलस आपको और कहाँ को रिलेट कर जाएगा? जब हम लोग पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो थर्मल एक्सपेंशन में भी यंग मॉडुलस को रिलेट कर जाएगा। वो भी उसमें टॉपिक है लीनियर एक्सपेंशन, क्योंकि लेंथ के अकॉर्डिंग जो चेंजमेंट होगा हम उसको क्या कहते हैं? लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है। नोट करिए जल्दी से, जल्दी। नोट हो गया होगा भाई? नोट हो गया? चल, तो आप लोगों को एक सबसे बड़ी बात बता दें, ठीक है। सॉरी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपका यंग मॉडुलस टॉपिक है। अब इस चैप्टर में अगर देखें तो आपके 2 से 4 टॉपिक करीब रह गए हैं, बाकी इस चैप्टर में कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। और आप लोग क्वेश्चन लगाते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन के डाउट नहीं आ रहे हैं हमारे पास। कुछ ही बच्चे पूछ रहे हैं, बाकी कोई डाउट नहीं पूछ रहा, ठीक है। डाउट करते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए। पर डे 20-30 क्वेश्चन बहुत हैं आपके पास लगाने के लिए। बुक है आपके पास, जो भी बुक है उससे लगाइए। डाउट मुझे भेजते रहिए, ठीक है। और जो कल पेपर हुआ था उस पेपर का जो भी सोल्यूशन है वो आज शाम तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। आज शाम तक या आफ्टरनून तक आपके पास पोस्ट पड़ जाएगा। लेकिन पेपर दीजिए, आप पेपर नहीं दे रहे हो, पेपर दीजिए, मन लगा कर दीजिए। ये मायने नहीं रखता मार्क्स कितने आए, ये मायने रखता आपने पेपर कितने दिए। पेपर दीजिए, नोट्स जरूर मेंटेन करके रखिए, क्योंकि यहाँ पर आपका टॉपिक आगे बढ़ रहा है। ये रेगुलर क्लासेस हैं, ये नहीं कि जब रेगुलर बैचेस स्टार्ट होंगे फिर आप कहोगे सर मुझे क्वेश्चन करा दीजिए, मेरा ये टॉपिक छूटा हुआ था, हम देख नहीं पाए थे। तो पॉसिबिलिटीज़ कम है, क्योंकि पहली प्रायोरिटी दी जाएगी आपके आगे सिलेबस को कंप्लीट करने की। देन सेकेंड प्रायोरिटी आपको दी जाएगी आगे जो रिवीजन है वो। पहली प्रायोरिटी हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, इसलिए ये चीज़ याद रखिए। ये नहीं कि अभी हम नहीं पढ़ेंगे, बाद में जब सब ओपन होगा, लॉकडाउन हटेगा तो हम फिर से पढ़ लेंगे। फिर से बेटा पढ़ने को पढ़ाया जा सकता है, लेकिन 2020 का पेपर लेट हुआ, 2021 का पेपर लेट होगा, उसके चांसेस बहुत कम है नहीं, ये सोच के चलिए। तो जब है नहीं तो हम लोग क्यों लेट हो? तो माइंड में रखिए। तो इसको रोज कंप्लीट करते चले जाइए, रोज प्रॉपर नोट्स में मेंटेन करा रहा हूँ, ये नहीं कि कोई चीज़ स्किप कर रहा हूँ, नहीं, प्रॉपर नोट्स मेंटेन हो रहा है। अब आपके नेक्स्ट लेक्चर से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे, इसी के हम करीब 5-6 क्वेश्चन कराएंगे हम आपको, तो इसलिए क्वेश्चन भी कराएंगे, तो वो भी आपको मेंटेन करते हुए चलना। तो टू बी ऑनेस्टली वर्क करिए। ये नहीं कि मम्मी कहेंगी, पापा कहेंगे, घर में बड़े भाई बहन कहेंगे, घर में और बड़े लोग कहेंगे बेटा पढ़ो तब पढ़ेंगे, नहीं। ये अब आपकी प्रायोरिटी क्या, आपको पढ़ना, क्योंकि मन लगाकर कोई पढ़ नहीं रहा है, सब क्या अपने बिजी हैं। कहाँ बिजी हो भाई? 1.5 महीने के ऊपर हो चुका है छुट्टियों को। अब क्या छुट्टी 15 दिन की बहुत अच्छी लगती है, बार बार रोज की अच्छी नहीं लगती। थोड़ा पढ़ लो ना भाई, 2-3-4 घंटे की बात है, सारे सब लोग एक साथ आ जाते हैं, अपना पढ़ो, उसके बाद फ्री हो। और फ्री रहकर करो भी ये भी क्या, इससे बड़े पढ़ लो, बहुत अच्छा टाइम है आपके पास। हो सकता है आपकी जो बैक जो क्लियर नहीं था आप और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और आप आगे अपना रिजल्ट और अच्छा बना सकते हो। तो कोशिश करें, रिजल्ट आप फोकस करिए। हो सकता है 2021 आपका हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, क्योंकि अगले साल सीट कॉलेजेस बढ़ेंगे। क्यों? आपको लॉकडाउन में पता तो चल गया कि डॉक्टर्स की कितनी ज़्यादा नीड्स है,
तो कॉलेज ही बढ़ेंगे, जब कॉलेज बढ़ेंगी तो सीट्स बढ़ेंगी, जब सीट्स बढ़ेंगी तो अपने पास गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने की बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी आ जाएगी। तो ये चीज़ मेंटेन करके माइंड में सेट करिए भाई, माइंड में सेट करिए हाउ टू इम्प्रूव माई सेल्फ, हमें गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगा, समझ रहे हो। तो वो चीज़ें फोकस करो कि आने वाले समय में जब भगवान कभी अब ऐसा ना हो, लेकिन आने वाले समय में भी अगर मान लो कभी ऑन फ्यूचर होता है तो हमें रेडी, आप लोगों को रेडी रहना, क्योंकि आप लोग मेडिकल के हो, जेई वालों को इतना नहीं हो सकता। तो अभी आप दूसरों के लिए क्लैपिंग करो, आने वाले समय में लोग आपके लिए क्लैपिंग करें तो उस चीज़ के लिए आगे बढ़ो, समझ रहे हो ना। जब आप डॉक्टर बन जाओगे, आगे चल के कोई भी आपके लिए दो वर्ड अच्छे कहेगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मेहनत करी तब डॉक्टर बने। मान लीजिए आपके दो दोस्त हैं, एक ने मेहनत करी डॉक्टर बन गया, दूसरा मेहनत ना करे डॉक्टर नहीं बना, तो जो डॉक्टर नहीं बन पाए वो आपके लिए ताली बजा रहा है, लेकिन जो वो जिस दिन ताली बजाएगा उस दिन उसको अच्छा लगेगा कि मेरा दोस्त आज डॉक्टर है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं अंदर से अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो भी आपके साथ ही मेहनत किया था, लेकिन उसने कहीं ना कहीं उतना हार्डवर्क नहीं किया, समझ रहे हैं उस चीज़ को। तो बी फोकस ऑन योर स्टडी। मुझे आउटपुट चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा 50 60 70 80, केवल 20 क्वेश्चन सफिशिएंट है आपके लिए। 20 क्वेश्चन पर डे लगाइए या 30 क्वेश्चन पर डे लगाइए, डाउट क्लियर करते चले जाइए, पेपर ऑनेस्टली दीजिए, चाहे किसी भी टॉप सब्जेक्ट का हो। मैंने आपको बताया भी है क्लास में कि बायो और केमिस्ट्री पढ़ लोगे, आप BA MS BH MS तक ही रुक रहे हो, लेकिन अगर MBBS की सीट निकालनी है तो फिजिक्स आनी चाहिए, और फिजिक्स में एटलीस्ट 100 मार्क्स होने ही चाहिए, तभी आप MBBS के लिए बैठ पाओगे। MBBS कॉलेज गवर्नमेंट सीट मिलेगी, अगर फिजिक्स में आपके मार्क्स नहीं आएंगे तो आप अपने सपने नहीं देखो। तो सपने देखना है तो फिर फिजिक्स में भी मेहनत करनी पड़ेगी, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही लेक्चर हम रखेंगे। कल हम इस टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मैंने आपको फार्मूला बता दिया, इस टॉपिक के क्वेश्चन आते ही आते हैं तो उसको फोकस करना। फिर कल आगे हम बल्क मॉडल्स और मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी कंप्लीट करेंगे, लेकिन इसके पहले कल क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। बस यही लास्ट में कहूँगा कि नेक्स्ट टाइम पर जो टेस्ट होगा उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम पर ही पेपर लेना। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। ओके, गुड डे।